Hello everyone, welcome back to the physics class. So today we are going to start the topic that is moment of inertia. The topic we are going to start, that is moment of inertia. टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थोड़ा अगर विजिबल नहीं है तो सेट कर देता हूँ मैं इसको हल्का सा. व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इनर्शिया इटसेल्फ, कि अकेला जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया क्या होता है. ओके, सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा है जो लीनियर मोशन की बात करते हैं. अगर एक बॉडी, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था सबसे पहले, कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन लीनियर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन लीनियर मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू डू सो. इट मीन्स अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक फोर्स ना लगे, और अगर एक बॉडी लीनियर मोशन में चल रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो चलती रहेगी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब तक उसके फोर्स ना लगे. वो था लीनियर मोशन की बात. इसका मतलब बिना फोर्स के कोई भी बॉडी अपने आप अपनी लीनियर मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती थी. अपने आप कोई भी बॉडी अपनी लीनियर मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती थी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे. मीन्स एक बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती. दैट इनएबिलिटी इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया. That inability of the body to change its state in linear motion, that is called inertia. मतलब लीनियर मोशन में बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती. रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, लीनियर मोशन में तो लीनियर मोशन में रहेगी जब तक ना फोर्स लगेगी. अपने आप अपनी पोजीशन ना चेंज करने की जो इनकैपेबिलिटी है, दैट इज इनर्शिया. दैट प्रॉपर्टी वाज कॉल्ड इनर्शिया. एंड इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अ बॉडी. एक बॉडी के मास पे डिपेंड करता है बॉडी का इनर्शिया. लीनियर इनर्शिया की बात करें लीनियर मोशन में, अगर बॉडी का मास ज़्यादा तो हैवियर होगी बॉडी, हैवियर बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होता था. अगर बॉडी लाइटर है मतलब मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होता था. मतलब अगर बॉडी का मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, और अगर बॉडी का मास कम तो इनर्शिया भी कम ही होता था इन लीनियर मोशन. तो लीनियर मोशन में mass is the measure of inertia. mass is the measure of inertia. inertia mass से measure होता था लीनियर मोशन में. ओके, मास डिसाइड करता था भी किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और किसका इनर्शिया कम होगा. अब हम लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की. तो रोटेशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम और क्या बोलते हैं? That is rotational inertia. तो रोटेशनल मोशन के दौरान बॉडी का जो इनर्शिया होगा, जो इनएबिलिटी है उसकी बॉडी की अपने आप अपनी रोटेशन में आने की. अगर हम रोटेशन की मोशन की बात करें, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो अपने आप रोटेशन में नहीं आ सकती. अगर कोई बॉडी रोटेशन मोशन में मूव कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज भी नहीं कर सकती अपने आप. देयर इज रिक्वायर्ड अ टॉर्क. अगर रोटेशन मोशन की हम बात करें तो उसमें टॉर्क चाहिए. जैसे लीनियर मोशन में फोर्स चाहिए होता है, ऐसे रोटेशन मोशन में क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए था. तो रोटेशन मोशन में बॉडी की इनएबिलिटी, जिसकी वजह से बॉडी अपने आप रोटेशन मोशन में आ भी नहीं सकती, और अगर रोटेशन मोशन में है तो उसको चेंज भी नहीं कर सकती. दैट इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी इन रोटेशन मोशन, दैट इज रोटेशनल इनर्शिया. दैट इज रोटेशनल इनर्शिया. इट मीन्स लीनियर मोशन में जो काम मास का होता था इनर्शिया को मेजर करना, वही काम रोटेशनल मोशन में रोटेशन इनर्शिया का होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ये बताएगा भी किसी भी बॉडी का रोटेशन इनर्शिया कितना है. जो काम लीनियर मोशन में मास का था वो काम रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है. क्लियर? तो रोटेशन इनर्शिया का मतलब इनर्शिया ऑफ द रोटेशनल मोशन. रोटेशन मोशन की इनएबिलिटी बॉडी की
कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो अपने आप रोटेशन में ना आ सके, और अगर रोटेशन मोशन में है तो अपने आप रेस्ट पे ना आ सके या अपनी वेलोसिटी ना चेंज कर सके. दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशन इनर्शिया, और यू कैन कॉल इट एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑल्सो यू कैन कॉल इट एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, दैट इज रोटेशन इनर्शिया. अब हम क्या करेंगे, एक मोशन ऑफ इनर्शिया, एक रिजिड बॉडी का कैलकुलेट करेंगे. अगर हम किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी. नाउ लेट अस फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी. सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी का व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. हम एक रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं. सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी का हमने क्या कैलकुलेट करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. देन हाउ कैन वी कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. सपोज वी हैव अ बॉडी which is rotating about a fixed axis. This is the axis and this is a rigid body which is rotating about this axis. Okay, ये axis है, इस axis के about ये body ऐसे rotate कर रही. This is the axis of rotation. What is it? That is axis of rotation. What is this? That is axis of rotation. अब rigid body है, number of particles से मिलके बनी होगी ये body. तो हम इसका कोई भी एक पार्टिकल लेते हैं. सपोज मैंने ये पार्टिकल ले लिया, दैट इज m. पार्टिकल का जो मास है दैट इज m1 ले लो, इसका मास m1 है. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज r1. मास कितना पार्टिकल का, दैट इज m1, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो उसका डिस्टेंस है दैट इज r1. ओके, टू थिंग्स हमें एक पार्टिकल के बारे में पता चल गई, उसका मास और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपने क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मास, इसका प्रोडक्ट किसके साथ में, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर आपने करना है. इस डिस्टेंस का क्या आएगा, स्क्वायर. इट मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एनी एक्सिस इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जिस एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो उस एक्सिस से उस पार्टिकल का जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो और मास से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. What you will get the moment of inertia. Moment of inertia is represented by I. Moment of inertia is represented by the symbol I, and mass of the particle is m. Distance is m1 है, distance is r1, तो r1 का ये स्क्वायर हो गया. This is the moment of inertia of first particle about the axis of rotation. This is the moment of inertia of first particle about the axis of rotation. ये आई यहाँ पे टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी रिजिड बॉडी के, लेकिन पूरी रिजिड बॉडी मान लो n पार्टिकल से मिलकर बनी है. तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्टिकल लिया, सेकंड पार्टिकल यहाँ पे मान लो, इसका मास m2 है और डिस्टेंस r2. पार्टिकल का मास m2 और डिस्टेंस क्या है, r2. तो अब इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज r2 का स्क्वायर. ऐसे ही अगर थर्ड पार्टिकल है कोई यहाँ पे m3, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r3. सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m3 अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज m3 r3 स्क्वायर. व्हाट इज दिस, दैट इज m3 r3 स्क्वायर. ओके, ऐसे ही अगर nth पार्टिकल है कोई भी, दिस इज द nth पार्टिकल,
मास इसका एम एन है, डिस्टेंस आर एन है, दैट इज एम एन आर एन स्क्वायर, एम एन आर एन स्क्वायर. Okay, mass of the particle into square of the distance of the particle from the axis of rotation. This is m1 r1 square plus m2 r2 square, m3 r3, मतलब सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम करेंगे दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने किसी पार्टिकल का किसी भी एक्सिस रोटेशन के अबाउट निकालना हो तो उस पार्टिकल का मास ले लो और जिस एक्सिस के अबाउट आपने निकालना है पार्टिकल का उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो. Mass into square of perpendicular distance is called moment of inertia. What is it called? Moment of inertia. Okay, this is the moment of inertia of all the rigid body. But every body has a center of mass. As every body has a center of mass, हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है. तो यहाँ पे जो ये रिजिड बॉडी है इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं. मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सपोज कर लेते हैं. तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना हो जाएगा? कैपिटल एम. अच्छा, सेंटर ऑफ मास का अगर आपने अब इस बॉडी इस पार्ट सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो सेंटर ऑफ मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से दैट इज के. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास from the axis of rotation is k and k is radius of gyration. What is k? K is called radius of gyration. What is k? That is radius of gyration. Perpendicular distance of the center of mass from the axis of rotation is called radius of gyration. Okay? तो अब आपने इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट दिस एक्सिस. सेंटर मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, वो पूरी बॉडी का रिजिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई से लिखा हुआ है. तो नाउ ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर मास क्या बनेगा? मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर कर दिया. सो व्हाट इज दिस? दैट इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. What is this now? That I is equal mk square. M is the mass of center of mass and k is the perpendicular distance of the center of mass from the axis of rotation, जिसके about हम ये moment of inertia निकालना चाहते हैं. So अगर 1 और 2 इक्वेशन से हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इट मीन्स mk square must be equal to m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square प्लस एम एन आर एन स्क्वायर. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास बन गया. ओके, सो दिस इज दी. इसकी अगर हम इसमें से सेंटर ऑफ मास पर रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें, व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन नाउ? के स्क्वायर एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अप टू एम एन आर एन स्क्वायर बाय में एम. टोटल मास ऑफ द बॉडी से डिवाइड कर दिया. अगर हम यहां से हर एक पार्टिकल का अगर मास m है, इक्वल है, अगर हर एक पार्टिकल का मास जो है वो इक्वल है और n पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल का मास इक्वल है और n पार्टिकल का इक्वल मास है, तो क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो m कॉमन आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा? आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल मास, और उसका अंडर स्क्वायर जो के ऊपर था वो इधर आके अंडर बन गया. दिस इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, दिस इज द मास ऑफ होल ऑफ द बॉडी. अब जो बॉडी बनी है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है ना, तो बॉडी का मास क्या होगा? एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पूरी बॉडी का जो मास है वो किसके बराबर होगा? दैट इज एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है और एक पार्टिकल का मास हमें पता है m है. तो ये क्या हो जाएगा? k इक्वल्स m बार है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर बाय में m इंटू एन लिख दिया. m स्मॉल m है, एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, एक m से एक m कैंसल. तो क्या बचा? रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास आ गया यहाँ पे. सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज सभी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम करो, स्क्वायर करके सम करो
फिर उनका मीन निकालो, मतलब n से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल से और उनका अंडर कर दो. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जायरेशन का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, रेडियस डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास का कहाँ से, एक्स रोटेशन से, उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है. अच्छा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अगर ऐसे तो 100 पार्टिकल हो तो हमें 100 बार लिखना पड़ेगा, 1000 हो तो 1000 बार लिखना पड़ेगा. तो ऐसा इस चीज़ से बचने के लिए हम लगा देते हैं समीशन. इक्वल क्या करेंगे, ये समीशन का साइन होता है. मास लिखा और डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा. मास में 1 है तो डिस्टेंस में 1 है, मास में 2 है तो डिस्टेंस में 2 है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई, एम आई आर आई स्क्वायर. आई कोई भी जनरल पार्टिकल हो सकता है और आई की वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 से n तक. बार बार ना लिखने बजाय एम आई आर आई का स्क्वायर समीशन, मतलब आई फ्रॉम 1 to n. यहाँ क्या मतलब हुआ, आई की वैल्यू 1 से n तक रखनी है. आई की वैल्यू 1 रखोगे, समीशन का मतलब है सम करते जाओ, प्लस, फिर 2 रखोगे फिर प्लस, फिर 3 रखोगे फिर प्लस, फिर 4 रखोगे फिर प्लस, ऐसे n तक वैल्यू रखते जाओ जितनी भी है. तो I1 M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर अप टू n तक ये चलता रहेगा. तो इसको बार बार लिखने के बजाय शॉर्ट में ये लिखते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस अबाउट निकालना है आपने, तो मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यह तो क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और रेडियलाइजेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अंडर रूट उसका करना है, k से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन. Now we are calculating the moment of inertia of a straight rod. Topic is moment of inertia of a straight rod. Moment of inertia of a straight rod. आपके पास एक straight rod है, उसका आपने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है. अब वो एक्सिस कहाँ पे है उस पर डिपेंड करेगा भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कैलकुलेट होगा. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ये रॉड ली हुई है, दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है और जो रॉड की लेंथ है दैट इज l. टोटल रॉड का मास m, रॉड की जो लेंथ है दैट इज l, एंड दिस c इज द सेंटर ऑफ रॉड. C is the center of rod. तो हम ना मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं सबसे पहले, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड. रोड का मास पर यूनिट लेंथ आपने कैलकुलेट करना है. मतलब मास पर यूनिट लेंथ का मतलब समझते हो, 1 सेंटीमीटर, अगर आप लेंथ मीटर में ले रहे हो तो 1 मीटर की कितनी मास है, अगर आप लेंथ सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर का कितना मास है, दैट इज m/l मास पर यूनिट लेंथ. तो उसको क्या लिखता है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ. अब हम क्या करते हैं, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है अबाउट एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड. मीन्स आई हैव एन एक्सिस, मेरे पास एक एक्सिस है जो रोड के सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द रोड है, रोड के सेंटर से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द रोड है, रोड से परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, दैट इज एक्सिस रोटेशन. इसके अबाउट दिस एक्सिस नेम इज वाई ओ वाई डैश. क्या नाम है इसका, वाई ओ वाई डैश. ओके, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस. हमने इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अब रोड के ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो हमने कैसे निकालना है वो समझते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, इस रोड की इतनी लेंथ मान ली, ये है dx, इस पोर्शन की थिकनेस कितनी है dx, और सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है दैट इज x. जो उसकी थिकनेस है वो dx है और जो सेंटर से उसका डिस्टेंस एक्सिस है वो क्या है x.
तो अब हमने क्या करना है, मान लो इस इतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकालना, तो ये डिस्टेंस हुआ। क्या करते हैं हम, जिस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जिस एक्सेस के अबाउट, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले लेते हैं। तो इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल पार्ट का पहले इस एक्सेस के अबाउट, तो उनके बीच का ये डिस्टेंस ले लेंगे। तो इतने का ही अपने को मास चाहिए होता है, अपने को मास इस पार्टिकल का चाहिए, मतलब dx का मास चाहिए। पर सेंटीमीटर का आपको पता है पर यूनिट लेंथ का, जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई करो। वही बात है, अगर 10 चेयर्स का प्राइस आपको पता है भी 80 रुपीज़ है, 3 का बताओ, तो पहले 10 से 1 का निकाल लो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वही टोटल मास m था, तो पर यूनिट लेंथ का निकालनी, अब जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो dx का। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू C, जो C से पास हो रही है परपेंडिकुलर, उसके एक्सिस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले जिसका निकालना उस पार्टिकल का मास चाहिए होता है हमें, ये पार्टिकल का मास चाहिए, इतने का मास चाहिए, मास पर लेंथ पता है, dx का निकालना तो मल्टीप्लाई कर दो। सो मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट का अगर आपने मास निकालना है, पर यूनिट लेंथ का कितना है, दैट इज m/l, और कितने का निकालना है, dx का निकालना है। पर यूनिट लेंथ का m/l, जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास इतने पार्ट का मास आ गया। अब इसका मास चाहिए होता है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए होता है, तभी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, क्योंकि m r स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तो अब हम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये एलिमेंट्री पार्ट था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट y डैश एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, इसका मास हमारे पास ये है, दैट इज m/l इंटू dx, इंटू क्या चाहिए होता है, इस मास का सेंट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, दैट इज x का स्क्वायर, m/l dx इंटू x का स्क्वायर, ये मास हो गया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इस एलिमेंट्री पार्ट का सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या बना ये m/l x स्क्वायर इंटू dx, इसको हम ये लिख सकते हैं, दैट इज m/l x स्क्वायर इंटू क्या आ गया, dx। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट का है अभी तक हम। अब हमने पूरे रॉड का निकालना है, पूरे रॉड की लेंथ l है, तो ये जो लेंथ है ये l/2 और इधर जो लेंथ है ये भी l/2, ओके। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रोड, कंप्लीट लेंथ का निकालना, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, m/l dx, m/l x स्क्वायर dx, और लिमिट क्या लेनी है, लिमिट इनिशियल से फाइनल तक लेनी है, इनिशियल लेंथ यहाँ से वहाँ से फाइनल तक। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड की जो लेंथ है दैट इज 0, या इसको -l/2 ले लो, इसको ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, तो ये -l/2 से पॉजिटिव l/2 ले लो, -l/2 से कहाँ ले लो, पॉजिटिव l/2 तक ले लो। तो ये क्लियर हो जाएगा कि -l/2 यहाँ से लेके पॉजिटिव l/2 वहाँ तक, तो टोटल रोड ही हमने कवर करनी थी, टोटल पूरी इसमें रोड कवर हो जाएगी। तो नाउ m/l हमने छोड़ दिया बाहर, x के d के साथ x है, तो x वाले टर्म का इंटीग्रेशन होना है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, दैट इज x3/3, इंटीग्रेशन हमने पढ़ा, एक पावर प्लस होके वही पावर प्लस होके नीचे लिखी जाती है, दिस इज -l/2 से +l/2। अगर हम इसमें लिमिट्स रखें तो m/l तो पहले ही बाहर है, लिमिट x की जगह l/2 रखना है आपने, x की जगह क्या रखना है, l/2 का क्यूब बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस तो है ही, और ये -l/2 भी आएगा, -l/2 का क्यूब बाय में 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको अगर हम सॉल्व करें सो इट विल बी m/3 l स्क्वायर, इसका क्यूब 8 इंटू 3 नीचे क्या बनेगा 24, ये 8 भी तो नीचे ही आएगा ना, 2 का क्यूब 8 इंटू 24 माइनस, अब इसका ये क्या बनेगा, ये बनेगा -l/3/24, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ये, तो इसको हम कर देते हैं प्लस। इसको अगर हम सॉल्व करें दैट 24 एलसीएम आएगा, तो ऊपर 2l स्क्वायर आएगा, तो क्या बचेगा ये, दिस विल बी m/l 2l स्क्वायर बाय में 24, एक l से एक l कैंसिल, 2 से ये 12, तो क्या बन गया, ये आ गया हाफ 1/12 ml स्क्वायर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया 1/12 ml²। दिस इज द डेरिवेशन जो हमारे सिलेबस में है, ये एक डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, बाकी तो कोई नहीं है इसमें से। तो 1/12 ml² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, जो उसके सेंटर में से पास हो रही है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml²। ओके, नाउ अगर एक्सिस एक एंड की तरफ है, अगर एक्सिस एक एंड की तरफ हो तो भी हमने कैलकुलेट करना। अगर एक एक्सिस, ये एक्सिस अब यहाँ होने की बजाय अगर एक्सिस एक एंड की तरफ होती, दिस इज y_o_y', अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता, यहाँ पे अब लिमिट्स चेंज हो जाती, क्योंकि एक्सिस सेंटर में थी तो ओरिजिन हमें सेंटर को माना था, तो उसे लेफ्ट साइड के नेगेटिव, राइट साइड के पॉजिटिव, लेकिन अब जहाँ एक्सिस है वहाँ से हम ओरिजिन मान के चलते हैं, दिस इज द 0, ओरिजिन 0 और लेंथ टोटल l है, तो लिमिट अब -l/2 से l/2 रखने के बजाय 0 से l रख देना। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, ये वाला स्टेप में थोड़ा सा यहीं से डेरिवेशन यहाँ तक तो आएगी, सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएंगी। क्या बन जाएगा, दिस विल बी m/l x² dx, लिमिट हो जाएगी 0 to l, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to l। ये सेकंड पार्ट है, आप ध्यान रख लेना। x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, m/l बाहर, दैट इज x³ 3 लिमिट 0 to l। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दैट टोटल दैट इज m/l, लिमिट पुट करो तो क्या बनेगा ऊपर l³ 3 माइनस 0³ 3, तो ये तो 0 खत्म ही हो जाएगा, लोअर लिमिट है, एक l से एक l कैंसिल, स्क्वायर बचेगा। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 1/3 ml²। अगर एक्सिस एक एंड की तरफ हो देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 1/3 ml²। तो अगर एक्सिस सेंटर में से पास हो रही हो तो दैट इज 1/12 ml², और अगर एक्सिस एक एंड से पास हो रही हो रोड के तो दैट इज 1/3 ml²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ straight rod. This was the today's concept. I hope you all understood the today's concept. Do well, do practice, prepare notes and send the pics to my personal WhatsApp wall. Till then, thanks and have a nice day.